देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम होगा सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ठीक है। हम्म, तुम जैसे कभी देखे होगे कि मान लो कोई जो रोपवे पे लोग चल देखा देखा होगा, वो करतब दिखाते हैं जो रोपवे पे चल करके, वो एक लंबा सा डंडा पकड़ के चलते हैं। और वो क्या करते हैं, डंडे से अपने आप को बैलेंस करते हैं। वो हमेशा ऐसा बैलेंस करेंगे ना कि उनका जो जो सेंटर ऑफ मास है उनकी बॉडी का, ठीक है, वो बीचों बीच रहे। अगर सेंटर ऑफ मास जरा सा भी गड़बड़ाया ना अगर, तो वो उसको डंडे से एडजस्ट कर लेते हैं। और उनकी प्रैक्टिस होती है कि वो उसको एडजस्ट करके अपने आप को वहां पे बैलेंस कर लेते हैं। तुम देखे होगे वो जो एक खिलौना आता है हिट मी करके, ठीक है, उसके नीचे कितना हैवी बेस होता है वहां पे। वो भी किस कंसेप्ट पे काम करता है, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट पे काम करता है। तुमने उसके बाद देखा होगा कि एक्चुअली एक पता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हुआ हिस्ट्री में, ठीक है। उसको ना शायद से उसको कहते हैं फुल्सबरी, ठीक है। फूल करके ऐसा कुछ नाम है उसका, फुल्सबरी फूल करके, ठीक है। ये पता है कहानी है लगभग 1970 की। इसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है, और ये सच्ची कहानी है ये। एक लड़का होता है, वो ना जो भी स्पोर्ट्स खेलता था ना, सब में वो किसी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था वो। उसकी उम्र होती है कुछ 16 साल। और एक हाई जंप होता है जिसमें कि वो 16 साल का लड़का जो है सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, ठीक है। मतलब पहला रिकॉर्ड तो जो था ना, जो अपने लोकल लेवल पे था, उसको तोड़ देता है वो। और उसके कोच भी जो है ना देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 16 साल का लड़का है और जो लोग इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई जंप की, वो नहीं तो क्लियर कर पाते, ये लड़का तोड़ रहा है। उसने एक अलग ही टेक्निक यूज किया था, और उसने अपनी टेक्निक को और परफेक्ट किया। और बाकी लोग, जो लोग इतनी मेहनत करके, इतनी ताकत लगा के हाई जंप लेते थे, वो उनसे कम एफर्ट लेकर के उससे हाइयर जंप ले लेता था। और ओलंपिक्स में उसने अपने इस टेक्निक से जो है ना गोल्ड मेडल जीता था। और ये जो टेक्निक था ना एक्चुअली, दिस वाज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली पता है वो करता क्या था, हम सबके वो भी अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में भी। हम सबके बॉडी में पता है, हमारे बॉडी में भी सेंटर ऑफ मास होता है। हमारे जब हम नॉर्मली खड़े रहते हैं ना, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो हमारे बॉडी के नेवल पे होता है, मतलब जो हमारे पेट के आसपास होता है। जब हम लोग एकदम सीधे खड़े होते हैं, ठीक है, अपने हाथ को चिपका करके बॉडी के साथ, ठीक है, स्ट्रेट जब खड़े होते हैं, तो हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी के नेवल पे होता है। अगर कोई ऐसा मानो, हमारे बॉडी के अगर नेवल पे सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास की खास बात क्या है, सोचो मान लो कोई अगर कोई राक्षस टाइप का कोई आदमी हो, ठीक है, 20-25 फुट लंबा आदमी हो, ठीक है, बहुत ताकतवर इंसान हो। और अगर वो क्या करे, हमारे अपनी उंगली पे, ठीक है, अगर वो हमारे नेवल को रख देना, मतलब हमारा बॉडी का जो स्टोमक का जो नेवल वाला पार्ट है, अगर उस पे रखे, और हमको अगर वो हॉरिजॉन्टली ऐसा को अगर हॉरिजॉन्टली कर दे वो, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे अगर उंगली रख दे नेवल पे, ठीक है, तो हमको वो बैलेंस कर सकता है उस पॉइंट। जैसे कैसे हम मान लो कोई बुक है, ठीक है, अब जब तुम बुक को पकड़ते हो, तो कोई ना कोई तो पॉइंट होता है जहां पर तुम अगर बुक को पकड़ोगे, तो पूरी की पूरी बुक जो होती है सपोर्ट पे आ जाती है। तुम कॉर्नर से बुक को पकड़ के देखो, वो जो होती है ढलक जाती है। साइड से पकड़ के देखो ढलक जाती है। बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम बुक को जो है बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे हम लोग बुक को बैलेंस कर सकते हैं ना, वो जो पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इसकी हम लोग और भी बातें करते हैं अभी, तो हम लोग को और क्लैरिटी मिलेगी कि सेंटर ऑफ मास का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और उसको हम लोग कहाँ पर कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। एक मिनट।
और मान लो कि जैसे कि अब मेरे पास अगर एक मैं कोई डायरी ले लेता हूँ अगर ये, ठीक है? ये डायरी को अगर मैंने यहाँ से पकड़ा, ये ऐसे ढलक जाएगी। ये ऐसे पकड़ा, ये ऐसे चलेगी। ये ऐसे पकड़ा, ये ऐसे चलेगी। ये ऐसे पकड़ा, ये ऐसे चलेगी। लेकिन अगर मान लो मैं ध्यान से इसको अगर ऐसे रखता हूँ, अपनी फिंगर्स को पास लेकर के आ रहा हूँ, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मेरे को मिलेगा, जहाँ पर ला करके मैं इस बॉडी को ऐसे करके बैलेंस कर, यहाँ पर मैं ला करके इस बॉडी को पूरा ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि पूरे के पूरे बॉडी का मास जो है इसी पॉइंट पर कॉन्सन्ट्रेटेड है, जमा है। और इस पॉइंट से हम पूरे के पूरे बॉडी के वजन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हमारे बॉडी में बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया ना अभी पूल्सबरी पुल का, ठीक है? उसमें भी उसने क्या किया था एक्चुअली, जो उस जिस हाइट से उसने पार किया था उसने पता है कहते हैं कि अगर तुमको कोई हाई जंप लेना हो ना, तुम्हारे बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है ना इस पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास नीचे हो जाएगा ना, तो तुम जंप नहीं ले पाओगे। और सेंटर ऑफ मास ऊपर लेने के लिए तुमको बहुत ऊंचाई पे जंप लेना था। और उसने कुछ कंसेप्ट ऐसा यूज किया था, उसने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा बेंड कर लिया था। बेंड करने की वजह से क्या था, उसके बॉडी का सेंटर ऑफ मास नीचे भी था, तो भी वो उसको क्रॉस कर पा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं उसने उसको ये कंसेप्ट पता था सेंटर ऑफ मास का, तो उसने उसी कंसेप्ट को लेकर के वो जंप लिया। जनरली ऊपर होना चाहिए। और आप मॉडर्न डे में जितने भी तुम देखोगे ना, पहले क्या होता था, उसके आने से पहले जो सेंटर ऑफ मास जब जंप लेते थे ना, तो लोगों का मुंह, मतलब कि जो जंप लेने वाले का मुंह नीचे होता था, ठीक है? लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्निक होता है ना, मॉडर्न टेक्निक में क्या होता है, मुंह ऊपर की तरफ होता है। मतलब जो बेस होता है ना, दैट फेसेस द स्काई, ठीक है? और बॉडी को ना पूरा का पूरा वो कमर को पूरा टेढ़ा कर लेते हैं, ताकि अगर सेंटर ऑफ मास नीचे भी हो ना, तो वो जंप ले लेता है वहां पे। उसके बाद देखो सेंटर ऑफ मास का जो भी डांस होते हैं, बैले डांस होते हैं, तो देखे होंगे कि वो डांस को करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें पता है क्या कहते हैं, अपने खाली टोस के ऊपर जो होते हैं वो बैले डांसर होती है, टर्न ले लेती है। और अलग अलग क्या कहते हैं एंगल से लेग को टर्न कर लेती है। लेकिन उन सबके पीछे एक कंसेप्ट होता है कि उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो पूरे बॉडी में, हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ मास फिक्स नहीं होता, ठीक है? हम जैसे-जैसे मूव करते हैं, हिलते-डुलते हैं, हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है हिलता-डुलता, ठीक है? हाँ, अगर हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि वहाँ पे हम लोग टॉपल डाउन कर जाएँगे, गिर जाएँगे। तो वो भी जब डांस करते हैं ना, तो वो भी पता है उस सेंटर ऑफ मास का बहुत ध्यान रखते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास ऐसी लोकेशन पे रहे कि उनका बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाए। उनमें बहुत सारे खिलौने आते हैं ऐसे, ठीक है? जैसे एक बहुत ईगल करके आती है, ठीक है? ईगल का तुम अगर देखोगे ना, तो उसकी चोंच पे ना पूरा बैलेंस हो जाता है पूरे बॉडी का वेट। अब उसका पता है ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि उसकी जो विंग्स होते हैं ना, वो बहुत फॉरवर्ड बनाए जाते हैं, आगे की तरफ बनाए जाते हैं, ठीक है? ताकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो ना कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे उस चोंच पे ही है, ताकि पूरा का पूरा बॉडी जो है बैलेंस हो सके। तो एक बात तुमको समझ में आती है कि सेंटर ऑफ मास का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है बैलेंसिंग में, ठीक है? कोई भी बॉडी को अगर बैलेंस करना हो ना, तो हम उसकी सेंटर ऑफ मास को हमेशा ढूँढते हैं। बिल्डिंग बनाई जाती है, उसका भी सेंटर ऑफ मास देखा जाता है, ठीक है? अगर नहीं सेंटर ऑफ मास देखा जाएगा बिल्डिंग का, तो वो बिल्डिंग अपने वजन की वजह से ही गिर जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंटर ऑफ मास। उसके बाद देखो, सेंटर ऑफ मास तो एक तो हमारे बैलेंसिंग में इंपॉर्टेंस कैरी करता है। दूसरी बात क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, ठीक है? वो हम मोशन को बड़ा-बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जैसे कि मान लो तुमने अगर किसी बॉल को फेंका, ठीक है? अब बॉल को तुमने स्पिन करा करके फेंका, तो बॉल का जो मोशन है ना, इसका हर पार्टिकल जो है वो स्पिन कर रहा होगा और बड़ा कॉम्प्लेक्स मोशन होगा बॉल का। लेकिन अगर हम इसकी खास बात देखें, अगर हम इसके सेंटर पे फोकस करें ना बॉल के, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे, तो हम क्या देखेंगे कि इसका मोशन जो है बड़ा सिंपल होगा और इसका मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे। अगर हमने बॉल को स्पिन करवा करके अगर ऊपर फेंका हमने, तो बॉल घूमते हुए ऊपर जाएगी, ठीक है? इस पूरे बॉल का मोशन जो है कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है? लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, उसका मोशन कैसा होगा, अगर हम इसको वर्टिकली फेंकते हैं, तो सेंटर ऑफ मास इसका हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? अ, तो याद रखना है कि कोई भी बॉडी अगर होती है ना, तो उसका मोशन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की वजह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन हमेशा कैसा होता है, बहुत ही सिंपल होता है।
और तुमको मैंने एक चीज पढ़ा के रखी, रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि हम कोई भी पार्टिकल में बैठ जाते हैं और फिर उसकी मोशन को देखते हैं ना, जैसे कोई मूविंग कार है, दूसरी मूविंग कार है, एक कार में बैठ के दूसरे को देखते थे। तो ऐसे सवालों जब हम लोग सेंटर मास वाले सवाल करेंगे ना हम लोग, तो तुम देखना कि कितने कॉम्प्लेक्स मोशन होते हैं जहां पर हम चीटी बन करके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं और पूरे बॉडी को देखते हैं। और जब हम चीटी बन करके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं और पूरे बॉडी को देखते हैं ना, तो मोशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है और हमारे लिए उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हम रोटेशन चैप्टर करेंगे ना, तो वहाँ पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो आई थिंक तुमको इतनी बातें समझ में आ गई है कि सेंटर ऑफ मास से दो बातें तुमको समझ में आ गई है कि पहला तो वो बैलेंस करता है और दूसरा उसका सिग्निफिकेंस हो जाता है कि हम सेंटर ऑफ मास की स्टडी से हम लोग जो कॉम्प्लेक्स मोशन होते हैं ना, उसको हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और अगर तुम्हें मैं बोलूँ ना कि और एक चीज और होती है ना कि जैसे मान लो कोई भी बॉडी अगर होती है, जैसे मान लो अगर ये बॉडी है, ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको ऐसा रखा अगर, ठीक है, इसको ऐसा रखा अगर मैंने, और मैं अगर मैं ऐसा हर बार इसको बैलेंस कर रहा हूँ, तो जहां पर मेरे आकर के फिंगर्स मीट करेगी ना, वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास अपने फिंगर्स को मूव करवाएं सच ए वे दैट बॉडी इज ऑलवेज बैलेंस्ड, देन वेयर द फिंगर्स विल मीट ना, देयर विल बी द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं तो सेंटर ऑफ मास, हमको एक आइडिया मिल गया कि सेंटर ऑफ मास का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम सेंटर ऑफ मास को निकालते किस तरह से, ठीक है। तो कोई सिंपल हम लोग एकदम बेसिक बेसिक बातें करेंगे कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास को निकालेंगे। तो मान लो हमारे पास कोई बॉडी है अगर, जिसमें कि हम लोग सिंपल से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं। जैसे कि हमसे बोला जाए कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, जिसका मास m1 है, इधर का मास m2 है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेटेड होगा। सेंटर ऑफ मास मैं लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ मास इज पॉइंट where the entire mass of the body is assumed to be concentrated, ठीक है, full stop। at this point if this point is inside body, then body can be balanced at knife edge। नाइफ एज मतलब पिन, अगर पिन भी हम ना, तो पिन पे हम उस पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं वहां पे रखकर, एट नाइफ एज, एट द पॉइंट, ठीक है। उसके बाद और ये हमारी डेफिनेशन हो गई, ठीक है भाई, बोर्ड लेवल का, ठीक है। अभी तो सेंटर ऑफ मास हमारा स्टार्ट हुआ है, तो ये प्रॉपर बोर्ड लेवल का। उसके बाद नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास, और देखो सेंटर ऑफ मास के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, देखो याद करो, मैंने तुम लोग को जब शुरू में पढ़ाया था ना, तो मैंने तुम लोग को टॉपिक पढ़ाया था पॉइंट मास, ठीक है। तो पॉइंट मास में जो भी हमने पढ़ा था, वो पॉइंट मास में हमने पढ़ा था कि जो भी फॉर्मूले थे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम ए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एकदम बेसिक फॉर्मूला,
तो फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर मान लो मैंने किसी बॉडी को फेंका ऐसे ही घूम करके ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे घूम करके जा रही है। अगर ऐसे घूम करके जा रही है, तो भाई अगर ये ऐसे घूम करके जा रही है, इसका मोशन तो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अगर मैं F इक्वल्स टू ma लगाऊंगा तो यहाँ पे a किसका एक्सेलरेशन है? तो a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्लियर? F इक्वल्स टू मास इनटू a COM, मतलब व्हाट इज दिस a एक्सेलरेशन, किसका एक्सेल सेंटर ऑफ मास। जो भी फॉर्मूलाज हम जो पढ़ के आए हैं ना, वो कहाँ किसके लिए एप्लीकेबल है? सेंटर ऑफ मास के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, ऐसा। तो ये तुमको इतनी डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन इतनी है। ठीक है, एडवांटेज में क्या होता है, इट कैन बी बैलेंस। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता है, इसका एक इंपॉर्टेंस एक और है, बाय नोइंग सेंटर ऑफ मास वी कैन स्टडी मोशन ऑफ बॉडी। इन सिंपल, जब रोटेशन चैप्टर आएगा ना, तो वहां पर देखेंगे कि ये वाला पॉइंट कैसे एप्लीकेबल होता है। अभी बस याद रखो कि हम उसको स्टडी कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, एंड ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ फिजिक्स आर एप्लीकेबल फॉर, जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो कहाँ के लिए एप्लीकेबल है? सेंटर ऑफ मास। बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी किसका? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ठीक है, एक उसको बर्स्ट कर देना। हाँ, अरे कुछ नहीं, देख अब मेरे को काम की फेवर पे दीजिए, मैं काम कर देता हूँ। मैं पढ़ाने के बाद कर दूंगा। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास के बारे में। आई थिंक इतने डेफिनेशन अगर आती तो इतना लिख कर क्या जाओगे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब हाउ डू वी लोकेट सेंटर ऑफ मास? देखो एकदम सिंपल सी भाषा में, यहाँ पर हमारे पास मान लो दो बॉडी है। एक का मास है m1, एक का मास है m2। ठीक है, तो बोला गया कि बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो। और मुझे बोला गया कि इसका जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, जो डिस्टेंस हमें बोला गया है x। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास में क्या निकालूंगा, इसका फॉर्मूला जाएगा m1 x m1। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताना होता है। लोकेशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा, एक ओरिजिन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें ओरिजिन चूज करना पड़ेगा, तो अगर हमें ओरिजिन चूज करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमने इस मास को ले लिया ओरिजिन 0,0, m1 इंटू फॉर्मूला हो जाता है सेंटर ऑफ मास का m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बाई m1 प्लस m। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा अगर ओरिजिन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा, मैं लिखूंगा m1 इंटू x1 कितना है 0, m2 x2 कितना है x, बाय सम ऑफ द मासेस m1 प्लस m। दिस m2x by m1। दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास। कोई भी एक पॉइंट को ओरिजिन फिक्स कर लो। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन फिक्स करना m1 को ज्यादा आसान है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हम यहीं पे लेंगे ओरिजिन, हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। यहाँ पे लेंगे तो यहाँ के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको।
फिर इसको यहाँ के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर ऑफ मास हम बता सकते हैं, ओरिजिन हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ओरिजिन कहीं पर भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बॉडी अगर हमने उसी वहीं पे अगर ओरिजिन को ले लिया ना, तो हमारा काम कैसा होता है, आसान हो जाता है। क्योंकि एक पॉइंट को उसी बॉडी को हमने एक ओरिजिन ले लिया है, तो उसके लिए हमको 0 मिल जाएगा ना, तो हमारा कैलकुलेशन कैसा होता है, आसान होता है, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो, हम लोग फिर इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, हम लोग को और क्लैरिटी मिलेगी। सर इसका टॉपिक क्या है, हाउ कैन वी लोकेट सेंटर हाँ, ऑफ मास? लिखो ना, लोग कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ इससे आगे देखो अभी क्वेश्चन, इसमें ही सोचो अगर हमारे पास ऐसे कोई बॉडी बोल दे, बॉडी है यहाँ पे, ये ओरिजिन है, ये मास है मान लो 1 kg, ये भी मास है हमारा 1 kg, ये डिस्टेंस है हमारा 2 मीटर, 2,0। ये बात तो पक्की है भाई, इसका सेंटर ऑफ मास कैसा आना चाहिए, बीचों बीच आना चाहिए। ये दोनों मास इक्वल, अगर हमने यहाँ पे एक रॉड ले लिया, ठीक है, ये रॉड है जो कि मासलेस, इसका कोई मास नहीं मान लेगा, तो जगह सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सीधी सी बात है, एक्स की पूरा मास तो अलोंग एक्स एक्सिस ही है, 1 into 0 प्लस 1 into 2, टोटल मास कितना हो गया, 1 + 1 2, दैट इज 2/2, दैट इज 1 मीटर, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, 1। हमने क्या किया, एक नाइफ एज ले लिया, ठीक है, ऐसे हम चला के रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। हम देखेंगे इसके ऊपर प्रॉपर बैलेंस होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ले लिया सिंपल सा कि 1 kg है, ठीक है, या 2 kg है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, और हमसे पूछ रहेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो हमने क्या किया, 1 kg को ओरिजिन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये 1, ये है मान लो 2,0, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स की क्या हो जाएगा, 1 into 0 प्लस 2 into 2, और सम ऑफ द मास कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, एक्स की कितना हो जाएगा हमारा, 2 + 2 2 into 2 4, 4/3 इज 1.33 मीटर, मतलब ये 1 मीटर यहाँ पे होगा, 1.33 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे नाइफ एज रख दो, ठीक है, देखो बॉडी को बैलेंस कर दो, ठीक है। तो ये हमको मिल गया यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, हम इसको यहाँ पे आसानी से लोकेट कर सकते हैं। और ये चीज देखो यहाँ पे एक चीज तुमको और समझ में आएगी कि जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, ठीक है, वो हमेशा नजदीक होता है हेवियर मास, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज और याद रखना कि मान लो तुम्हारे पास अगर कोई चीज भारी है, ठीक है, जैसे कि मान लो तुम अगर एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तुम्हारे घर में मान लो वो ब्रूम आता है ना, ठीक है, वो जो क्या कहते हैं वाइपर, ठीक है, वाइपर का अगर तुम शेप देखोगे ना, तो वाइपर की शेप ऐसी होती है, ठीक है, ये हैवी मास है। जब तुम मान लो अपने वाइपर को लिया, तुमने ऐसे नीचे हाथ रखा, ठीक है, तुम अपने हाथ का पास लेकर के आओ, पास लेके आओगे तो तुम हर समय बैलेंस है ना, तो जहाँ पे लाके हाथ रुकेंगे ना, ठीक है, वहां पे क्या लोकेट होगा, सेंटर ऑफ मास लोकेट। तुम क्या देखोगे कि अगर इस रॉड की लेंथ मान लो वाइपर की लेंथ अगर मान लो 2 मीटर है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, समवेयर यहाँ पे आकर के वो बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हैवी मास, ठीक है। तो जिधर ज्यादा मास होता है वहां पे सेंटर ऑफ मास, उसकी जहाँ पे हेवियर मास होता है ना, उसी के नजदीक सेंटर ऑफ मास होता है। हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, लेवल पे होता है, ठीक है। हमारे अपर पार्ट का मास ज्यादा होता है, इसलिए देखना कि जो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन होता है ना, ठीक है, हमारे ग्राउंड से उसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, ठीक है। इट इज टूवर्ड, इट इज नियर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ पे होता है, इट इज नियर द हेवियर पार्ट, ठीक है, ऐसे लिख लेना, सेंटर ऑफ मास इज नियर द हेवियर, ठीक है। इसका डेरिवेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैं करवाऊंगा, लेकिन इसका डेरिवेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और कॉम्प्लेक्स भी। और ये जो मैं करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी, ठीक है। उसके बाद देखो आगे,
आगे हम देखिए, अगर देखो ये हमारा सेंटर पास हो गया। अब अगर मान लो हमारे पास अगर कोई बॉडी ऐसी दी गई है, ठीक है, यहाँ पे 3 मास पड़े हुए हैं, एम एम एम। साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ए ए। बोला जाएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाहिए हमारा हो जाएगा, ये मान लिया हमने, बाकी एक्सिस ड्रॉ कर दो सबसे पहले। ये मान लो हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस। ओरिजिन हमेशा एक मास को पकड़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है। अब हमको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे। सोचो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, मतलब ये हुआ कि मान लो अगर ये 3 मास है, अगर अलग अलग मास है, ठीक है, और मैंने अगर एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, और मैंने अगर उस कार्डबोर्ड पे अगर इस 3 मास को चिपका दिया, अगर ऐसे कार्डबोर्ड लेकर के, ठीक है, ऐसे कार्डबोर्ड है, बहुत प्लास्टिक का कार्डबोर्ड है, बहुत हल्का कार्डबोर्ड है, इसका खुद का कोई वजन नहीं है मान लो, और 3 मास ऐसे लटका दिया मैंने, ठीक है। अब मान लो अगर मैं, मेरे पास इतना बड़ा एरिया है, अगर मुझे इसको बैलेंस करना है, ठीक है, अगर मुझे बैलेंस करना है इसको उंगली पे, ठीक है, तो मैं किधर उंगली पे जाकर उस पॉइंट को सर्च करूं ताकि मैं उसको बैलेंस कर सकूं, ठीक है। उस उंगली पे मैं उसको एक चक्री जो हुआ था चक्री, उस वैसे ऐसे मैं उसको बैलेंस करना चाहूँ, तो कहाँ पे जाके वो बैलेंस हो, ठीक है, उसको मैंने ऐसा करके बैलेंस करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो सबके कोड, ये हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है। सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया तो एक्स पे कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 जितने मास भी हो बाय टोटल मास। अगर y पे बोला गया है तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बाय टोटल मास, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो 0,0 ये हमारा हो जाएगा a,0। ये वाला पॉइंट देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a,2 a/2 कॉमा, और ये अगर मैं हाइट को देखूं, ये मेरा अगर a है, ये a/2 हो जाएगा, ये मेरा a स्क्वायर, ये मेरा देखो √3 a/2, इसी √3 a/2 है ना। पाइथागोरस से उससे निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा देख लो, √ओवर a का स्क्वायर √3a/2, ये हमारा क्या हो जाएगा √3a/, हमसे पूछा कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखने का तरीका होता है x(m) इक्वल्स टू m1 x1 जितने भी मास है ना उसको हर एक के x के साथ, y(m) क्या हो जाएगा m1 y1 x(m) क्या हो जाएगा, व्हाट इज m हियर, m1 इज m into 0, m2 x2 क्या हो जाएगा m into a प्लस m3 क्या हो जाएगा बाय टोटल मास कितना हो गया 3 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरा आंसर देखो, ये m प्लस 1/2 इट इज 3/2 है, ठीक है, और नीचे में क्या बचेगा 3 है,
यहाँ बचेगा ए, क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये मर गया, ये कट गया, a/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x कोऑर्डिनेट हमारे सेंटर ऑफ मास का क्या हो गया, a/2 हो गया, ये a था ना। मतलब एक बात तो पक्की है कि मेरा सेंटर ऑफ मास का जो x है वो a/2 है, मतलब इस लाइन पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, इस लाइन पे। YCM की अगर बात की जाए, m1/1 दैट इज m, फिर से m into 0 प्लस m into y2 कितना है, 0 है, m into y3 कितना है, √3/2 है, √3 मतलब कितना हो गया, 1.76, 1.73 बाय 2 करेंगे, 2 8 16, 0.86 a, सम ऑफ द मास कितना हो गया, 3m, ठीक है। ये मैंने √3/2 को यहाँ पे लिख दिया, तो 22cm क्या हो जाएगा हमारा, ये 0, ये मेरा बचेगा जाकर के कितना, 0. √3/2 है ना, √3/2 को मैं लिख सकता हूँ, सही जा रहा ना, बाय 3 करेंगे अगर, ये मेरा हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, 3 8 24, 0.2 इसका मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 0.3 है। ये देखो ये कितना है, ये यहाँ तक की, ये अगर मैं हाइट देखूँ ना, तो ये समवेयर यहाँ पे जाएगा, ये है 0.86 a, ये 0.4 बीचों बीच में आएगा, समवेयर यहाँ पे आएगा, बीच से थोड़ा नीचे, ये हमारा सेंटर अगर होगा ना, ये यहाँ पे आएगा, ये सेंटर ऑफ मास। मैंने पता जानबूझ करके ये नंबर को ना मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ताकि मैं तुमको थोड़ा सा फील दे सकूं कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली होगा कहाँ। ये ना बीचों बीच यहाँ पे आएगा, और अगर तुम करके देखोगे ना, तो यहाँ पर देखोगे इस केस में ये जो है ना ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा, ये अभी रिजॉइन नहीं करना, ठीक है। वैसे भी कोई ज्वाइन नहीं किया आज, ठीक है। दिस इज हाउ वी लोकेट द सेंटर ऑफ मास। इसके हम लोग कल और भी अच्छे इसके, इसमें जो है ना चैप्टर छोटा सा है, लेकिन इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स ही है, एग्जाम में इसके ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम लोग एक बार घर पे अच्छे से पढ़ लेना, और एससी वर्मा से फ्रिक्शन चैप्टर चालू कर देना। कल तो मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा ये, परसों फिर मैं एंट्रेंस की भी क्लास लूंगा, ठीक है। कल मैं थोड़ा सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू करूंगा, फिर परसों जो है फ्रिक्शन, या परसों रात में मैं थोड़ा सा देखता हूँ फ्रिक्शन का, फिर डाउट होने पर एंट्रेंस की क्लास लूंगा, ठीक है। और कल 3 बजे तो बोर्ड की क्लास होगी। सर फ्रिक्शन का ऑब्जेक्टिव 1, हाँ ऑब्जेक्टिव 1 कर लो, ऑब्जेक्टिव 2 करो, फिर उसके बाद वो कर लो, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो। एक्सरसाइज। हाँ, और तुमने मुझे को कुछ क्वेश्चन भेजे भी थे देवना, तो मैं तुमको ना सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है वो आज। हाँ हाँ सर।